अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेक्शन में कि जनरल एनेस्थीसिया स्पेशली इनहेलेशनल एजेंट्स जो हैं ये अपना एक्शन किस तरह करते हैं, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो ये चूँकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सिंपल अल्फाज में बताओ और आप लोग अपने अपने अल्फाज में फिर अपने साथ मेंशन क्या करें और एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने अल्फाज में फिर लेंगे, ठीक है। तीन ड्रग्स बेसिकली जो है इनहेलेशन में, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ हेलोथीन एंड फ्लोरेंस आइसोफ्लोरेंस, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कि ये तीन ड्रग्स जो हैं दैट इज़ अ लिक्विड फॉर्म, लेकिन ये क्या है, इट इज़ व्हाट वी कैन से, इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब आप उसको रिलीज़ करते हैं तो ये भाग जाते हैं। और एक इसमें है नाइट्रस ऑक्साइड जो प्योर गैस फॉर्म में है। तो ये ड्रग्स हम इनहेलेशन के ज़रिए देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि हम हाँ सारे सिस्टम ब्लॉक कर देते हैं, ये किस तरह ब्लॉक करते हैं। तो ये ड्रग्स जो बेसिकली ये हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसकी। द फर्स्ट वन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब आयन्स चैनल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट ये ड्रग्स किस चीज़ के ऊपर सॉरी एक्ट करते हैं, आयन्स चैनल्स के ऊपर। और आयन्स चैनल हमारा क्या सिस्टम मेंटेन करते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन मेंटेन रखते हैं। तो अगर एक इम्पल्स जाते हैं, अगर एक पेन की स्टिमुलस का पता चल जाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होते हैं किस चीज़ की, इम्पल्स की ज़रूरत होती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किस तरह पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने थप्पड़ मारा है या पेन है, क्योंकि एक इम्पल्स आते हैं, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स आते हैं, फिर मोटर रिस्पॉन्स जाते हैं। तो ये इम्पल्स बेसिकली आयनिक एक्सचेंज के जरिए होते हैं। आयनिक एक्सचेंज मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये सेल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेल से बाहर भी फ्लूइड मौजूद है और सेल के अंदर भी फ्लूइड मौजूद है। तो ये आयंस जो है, सोडियम इनसाइड आते हैं, पोटेशियम बाहर जाते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल यानी वो आप लोगों को पता है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन इसके जरिए। तो ये एक्शन पोटेंशियल करते हैं और एक्शन पोटेंशियल की वजह से इम्पल्स जाते हैं। तो इम्पल्स जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सेंसेशन होगी। अब हम चाहते हैं कि ये सेंसेशन बंद कर ले, तो सेंसेशन बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, दो तीन तरीके हैं। द फर्स्ट वन वी हैव टू ब्लॉक द आयन चैनल, या तो हम चैनल ब्लॉक करेंगे या जो चीज इसके साथ एंडिंग आउटपुट होते हैं, इनफ्लक्स रिफ्लक्स होते हैं, हम उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं ब्लॉक कर सके फिर हम वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को। तो ये तीन एजेंट्स हैं, जब हम ये ब्लॉक करेंगे तो सेंसेशन नहीं होगा, जब सेंसेशन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली एनेस्थीसिया है फिर। तो अब हम यहाँ पे इसने लिखा है कि सबसे पहले ये क्या करते हैं कि दीज आर डायरेक्टली एक्ट ऑन द आयन चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। फिर ये चैनल क्या करते हैं, आपका जो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है, डोपामीन है, एटसेट्रा, ये आपका वो चैनल मेंटेन करते हैं, सॉरी ये जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो मेंटेन रखते हैं। अब ये चूंकि इस चैनल के ऊपर एक्ट करते हैं तो हम एक एक एग्जांपल साथ में लेंगे, ठीक है, एक एक एग्जांपल के जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन, अब सबसे पहले वो चैनल जो पोटेशियम को एक्टिवेट करते हैं। नॉर्मली बच्चों ये जहन में याद रखना, गौर से सुनो, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होते हैं और सेल से बाहर सोडियम ज़्यादा होते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल होते हैं तो सोडियम इनसाइड आते हैं और पोटेशियम आउटसाइड आते हैं। तो डीपोलराइजेशन होते हैं, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग को याद है मैंने आपको बताया था, और इसकी वजह से एक इम्पल्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये पोटेशियम चैनल जो है इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब आपके पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं तो लॉट ऑफ सोडियम जो है रश करते हैं आउटसाइड। क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ सोडियम जो है दैट रश टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है। जब ये आउटसाइड आ जाते हैं तो इसका मतलब ये कि सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो गया और
बाहर जो है पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। क्या होती है? हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से फिर इम्पल्स जो है एक जगह स्टॉप हो जाते, फिर वो तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होते, क्योंकि हमें चाहिए डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हाइपर पोलराइज हो जाते हैं। जब हाइपर पोलराइज होते हैं तो फिर एक्सचेंज नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और हाइपर पोलराइजेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। ठीक है, so their hyperpolarization and depression also it has been found by physiological experiment that inhalation anesthetic decrease the duration of opening of sodium channel। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन की है पोटेशियम की। ठीक है, द सेकंड मैकेनिज्म जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट से ये भी अखज़ किया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमने पोटेशियम चैनल खोल दी, अब अगर फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल हम खोलें, तो सोडियम चैनल कौन से रिसेप्टर पे? जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर है। ठीक है, कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं? स्पेशली एसिटाइलकोलिन एक्ट करते हैं ना, हमने बताया था। तो एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम चैनल हम क्या करेंगे? हम इसको ओपन करें, तो ये क्या कहते हैं? इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, दिस विल प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ सोडियम आयंस इनटू द न्यूरॉन, थस प्रिवेंटिंग डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। अब अगर फॉर एग्जांपल हर चीज की तरतीब है, अब अगर फॉर एग्जांपल पोटेशियम सेल से बाहर आ जाते हैं नॉर्मल से ज्यादा, तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। अब अगर नॉर्मल मकदार में सोडियम अंदर जाए तो डीपोलराइजेशन होगा, लेकिन अगर ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, जो अंदर चूँकि पोटेशियम है और सोडियम है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगा। तो सोडियम में बच्चों आप एक बात याद रखना कि जब हम एनेस्थीसिया ड्रग्स देते हैं तो सोडियम चैनल हम ब्लॉक करते हैं, तो सोडियम चैनल हम ओपन कर देते हैं। तो ये ड्रग सोडियम चैनल जब ओपन करते हैं तो लॉट ऑफ सोडियम रश इनटू द सेल्स, जब सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम जाते हैं तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगा। सिंपल। दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को समझ आया आयन एक्सचेंज के ऊपर, कि मतलब जहाँ पे आयनिक एक्सचेंज होते हैं ये ड्रग उसको ब्लॉक कर देते हैं। सिंपल। दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज द गामा एंड क्लोराइड चेन। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, याद रखना, पोटेशियम और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है। तो क्या कहते हैं कि इनहेलेशन एंड इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक दोनों ड्रग्स की हैं, वेदर इट इज थ्रू इनहेलेशन और वेदर थ्रू इट्स इंट्रावीनस और इनहेलेशन, दोनों ड्रग्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेट कर देते हैं गाबा को, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड को। और आप लोगों को मैंने बताया था कि दीज ड्रग्स आर बेसिकली इनहिबिटरी। ये क्या है? इट्स अ इनहिबिटरी एक्शन है। तो ये क्या करते हैं? ये असल में गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर गाबा रिसेप्टर तो मौजूद हैं। जब ये गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट कर देते हैं तो इसकी वजह से क्लोराइड चैनल खुल जाते हैं, ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। जब क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से फिर क्या होते हैं? अ लॉट ऑफ क्लोराइड आयन जो है क्या करते हैं? इंक्रीज द पैसेज ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो आपके फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल है, तो यहाँ से क्लोराइड आयन जो है सेल के अंदर जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल के अंदर कौन से मटेरियल जा रहे हैं? पोटेशियम, और वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना, तो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करेंगे। तो कहते हैं कि दिस इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन इन द न्यूरॉन, थस काजिंग देयर डिप्रेशन। तो पहले फॉर एग्जांपल पोटेशियम तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आते ही दोनों अपना इफेक्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम के लेवल कम हो जाते हैं, फिर आयन तो ज्यादा आते हैं, क्लोराइड आयन ज्यादा आते हैं। तो क्लोराइड आयन जब ज्यादा हो तो इसकी वजह से यहाँ पे सेल के अंदर नेगेटिव एक्टिविटी ज्यादा होगा।
जब सेल के अंदर निगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, शाबाश, हाइपर सेल बिकम क्या हो जाते हैं, सेल बिकम हाइपर पोलराइज हो जाते हैं और दैट इज निगेटिवली चार्ज। तो जब ये निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन इसमें जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हाइपर पोलराइज हो जाते हैं और इसकी वजह से चार्ज जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स द डिप्रेशन। तो मैं इसको एक दफ़ा रीड भी करता हूँ कि दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन इन द न्यूरॉन thus causing their depression. In low concentration these anesthetic agents also increase the effect of GABA and its receptor thus increase the entry of chloride ion into the nasal. जब आपकी इस मकदार कम भी हो फिर भी क्या करते हैं, रिसेप्टर इन्हांस कर देते हैं और जब ये गाबा रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो गाबा रिसेप्टर खुल जाते हैं, गाबा रिसेप्टर क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल खुल देते हैं, क्लोराइड चैनल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। जब ये एक दफ़ा ये क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, सपोज ये क्लोराइड चैनल है तो लॉट ऑफ क्लोराइड आयन जो है सेल के अंदर जाते हैं और क्लोराइड में नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से सेल इनसाइड जो हाइपर नेगेटिव चार्जेस होगा, हाइपर पोलराइज होगा, नेगेटिवली हाइपर पोलराइज होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके ज़रिए ये हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम जनरल एनेस्थीसिया के मतलब ये तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर ली कि वेदर इट्स इनहेलेशन और वेदर इट इज इंट्रावेनस, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा आजकल ये स्टेप्स तो फॉलो नहीं होता लेकिन ओल्डर एनेस्थेटिक एजेंट में मुख्तलिफ स्टेप्स थे, ठीक है, स्टेजेस थे, वो इसमें स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया है, स्टेजेस ऑफ एक्साइटमेंट है, स्टेजेस ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया है, स्टेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन है, ठीक है। ये बहरहाल आप एक दफ़ा उसको रीड कर लें, जहाँ भी मसला है फिर आप रिपोर्ट कर लें, सही। फिर इसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये फर्स्ट इफेक्ट तो हमने डिस्कस कर ली कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी किस तरह इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनहेलेशनल एजेंट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर आइदर बाय काजिंग डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है, या डायलेशन ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज। इसमें लिखा है कि दो ड्रग्स हैं, द वन इज हेलोथेन एंड द सेकंड वन इज आइसोफ्लोरेंस, ठीक है। तो एनेस्थेटिक ड्रग्स जब हम देते हैं तो या ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, ठीक है, और या तो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को डिक्रीज कर देते हैं या जो पेरिफेरल सिस्टम है वो वेजो डायलेट पेरिफेरल आर्टरीज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको डायलेट कर देते हैं। जब ये डायलेट हो जाते हैं तो फ्लो जो है कम हो जाता है, बैक फ्लो टू द वर्ल्ड हार्ट ये भी कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हार्ट मतलब कंट्रैक्शन या तो ये कंट्रैक्शन कम कर देते हैं या क्या करते हैं, शाबा पेरिफेरल डायलेशन करते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि दो कंडीशन, हेलोथेन हार्ट रेट कम कर देते हैं वाइल आइसोफ्लोरेन जो है इट इंक्रीज द हार्ट रेट, सही। इंस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये फिर कंडीशन की मतलब मुताबिक हम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ऑलरेडी टेकिकार्डिक है और आप उसको आइसोफ्लोरेंस देते हो तो ये तो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है, रिदमिया में जाता है, तो फिर उस कंडीशन में आपने नहीं देना है। अब अगर एक पेशेंट है ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिक है और आप उसको हेलोथेन देते हो तो वो तो मरीज को कार्डिक अरेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, तो आपने ये कंडीशन इसलिए ये देना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में फिर क्या करती है, ये सारी क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है, और ये जो ब्रोंक्यूल्स है हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इसको भी डायलेट कर देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में क्या करते हैं, शाबाश जी, इसमें बेसिकली जो यूरिन है रेनल फ्लू यानी ब्लड टुवर्ड्स द किडनी ये डिक्रीज कर देते हैं, तो यूरिन आउटपुट इसमें कम हो जाते हैं। अगर आप मेथॉक्सीफ्लोरेन, एक ड्रग्स याद रखना एमसीक्यूज के लिए, ये अगर आप ज़्यादा डोज में देते हो, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या काज करते हैं, अगर आप ज़्यादा डोज में मेथॉक्सीफ्लोरेन देते हो, मेथॉक्सीफ्लोरेन एमसीक्यूज प्लीज़, तो ये क्या काज करते हैं, डैमेज एंड रेनल फेलियर, ये किडनी को डैमेज करते हैं और गुर्दे जो है इसके साथ फेल भी हो सकते हैं, सही है। इसके अलावा अगर हम हेलोथेन की बात कर ले तो लीवर टॉक्सिक ड्रग है, ये हमारा जो लीवर है, ठीक है, इसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। और द लास्ट वन जो इसका है इफेक्ट दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के ऊपर। तो अगर आपके ख्याल में ये ड्रग्स कंट्रैक्शन काज कर दे तो क्या प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं? दौरान प्रेगनेंसी अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन हो जाते तो एबनॉर्मल यानी अबॉर्शन मिसकैरेज की चांसेस होते, लेकिन ये ड्रग्स जो है क्या करते हैं इसमें स्पेशल, फॉर एग्जांपल हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेंस एंड सियोफ्लोरेन का स्ट्रॉन्ग रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन द यूट्राइन स्मूथ मसल। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल ऑफ द
यूट्रस ये रिलैक्स कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल बेबी है तो स्मूथनेस से और भी रिलैक्स हो जाता है, बेबी और सुकून से पड़ा रहता है। मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते तो बेबी एक्सपल्जन हो जाते हैं, ठीक है। दिस इफेक्ट इज यूजफुल फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फीचर्स ड्यूरिंग डिलीवरी। आप बिल्कुल बेफिक्र मैनिपुलेट कर सकते हो डिलीवरी के दौरान, सही। मतलब अगर मैनिपुलेशन है, मतलब दौरान डिलीवरी आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मसल रिलैक्स है। आप बेशक आप इसको चेंज कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आप ये ड्रग्स दे सकते हो, सही है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोग खुद देख लें, जहाँ भी कंफ्यूजन है फिर आप मुझे बताएं, ठीक है। क्लिनिकल यूजेज जो है नाइट्रिक ऑक्साइड हेलोथिन इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादातर हम जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं। चिल्ड्रन में हेलोथिन इज प्रेफर्ड। ये MCQs याद रखना, बच्चों में हम हेलोथिन ज़्यादा देते हैं क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होते हैं, सही। और मिथॉक्सीफ्लोरिन जो है इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट बिकॉज इट कैन डैमेज रेनल किडनी और रेनल फेलियर भी काज कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट होते हैं ना, पीडियाट्रिक्स, इसके अलावा जो फीमेल में इस कंडीशन में देती भी है लेकिन बहुत कम देते हैं मिथॉक्सीफ्लोरिन। इसका एडवर्स इफेक्ट आप खुद देख लें। मिथॉक्सीफ्लोरिन कैन काज रेनल डैमेज, क्लोरोफॉर्म कैन काज हेपेटिक डैमेज ऑफ किडनी। मिथॉक्सीफ्लोरिन जो है रेनल डैमेज करते हैं, क्लोरोफॉर्म हेपेटिक यानी लीवर डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि हेलोथिन भी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन नाउअडेज इसका स्पेशल टेस्ट अवेलेबल है इसके ज़रिए। तो पेशेंट से पहले करवा देते हैं, नॉट श्योर कि कौन सा टेस्ट है, लेकिन वो करवा देते हैं। अगर वो हेलोथिन रेजिस्टेंट है तो फिर हम हेलोथिन नहीं देते हैं, अगर रेजिस्टेंट नहीं है तो फिर देते हैं, ठीक है। डाई ईथर एंड साइक्लोप्रोपाम जो है, डाई ईथर एंड साइक्लोप्रोपाम जो है इट इज़ अ कैच फायर, ठीक है। तो लिहाजा एनेस्थेटिक एजेंट के साथ आपने फायर वगैरह का कुछ काम नहीं करना, आप एकदम, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये इसकी वजह ये आग मतलब भड़काती हैं या इजीली कैच फायर, ठीक। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है आप अगर ज़्यादा टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो डेट कुड काज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस की है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर एनेस्थेटिक एजेंट जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक कंडीशन है वो भी काज करते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये है कि पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और स्पेशल जो स्केलेटल मसल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होते हैं, स्केलेटल मसल स्पाज्म हो जाते हैं, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और फीवर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को फिर हम कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डेंट्रोलिन एक ड्रग्स है, ये हम देते हैं 1 मिलीग्राम पर kg IV के हिसाब से। डेंट्रोलिन एक ड्रग्स है, अगर एक मरीज़ है उनको एनेस्थीसिया के एडवर्स इफेक्ट की वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया, तो इस कंडीशन में फिर मरीज़ को क्या होते हैं, हाइपरटेंशन होती है, टैकीकार्डिया होते हैं, स्केलेटल मसल स्पाज्म होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं एंड हाइपरकैलेमिया होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ड्रग्स देना है, कौन से ड्रग्स, या शाबाश मैंने आप लोग को नाम बताया, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन के बाद आप क्या करोगे, डेंट्रोलिन जो है 10 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से आपने ये देना है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेंट्रोलिन कैन बी कंटिन्यू फॉर 2 to 3 days इन डोज ऑफ 1 to 2 मिलीग्राम 4 kg पर kg 4 टाइम, ये भी आप ओरल भी दे सकते हो, ठीक है, ताकि ये कंडीशन दोबारा ना हो जाए। फिर अब एसिडोसिस यानी अगर बॉडी में एसिड के लेवल यानी खून का pH लेवल जो है वो कम हो गया है एसिड के दर में, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बाहर से दे सकते हो। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के लिए आप क्या करते हो, फ्लूइड वगैरह लगा देते हो, ठीक है। और अगर पोटेशियम कम है तो बेशक आप पोटेशियम भी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फार्मूलाज आप वो दोबारा से बाहर से भी दे सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी फार्माकोकाइनेटिक्स हमने डिस्कस की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे किसका इफेक्ट कैसे हैं, फिर कार्डियोवास्कुलर पे, फिर रेस्पिरेटरी पे, फिर यूरिनरी पे, फिर इसके बाद हम इसके क्लिनिकल यूजेस की तरफ भी डिस्कशन कर ली, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी एडवर्स इफेक्ट भी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक जो है इसके बाद ये आप लोग खुद पढ़ लें, जहाँ भी कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझे बताएं, सही है। इसमें आपने ट्यूपेंटॉन के नाम से अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको रीड कर लें, ठीक है, प्रोपोफॉल को रीड कर लें, या इस तरह मैं कर लेता हूँ, मैं अगर कोशिश कर लेता हूँ टाइम मिले तो मैं इसको वीडियो करके आपको भेज देता हूँ, लेकिन बाहर हर चीज़ों की चीज़ें ज़्यादा है। एनी हाउ यहाँ तक आप देख लें, फिर हम कोशिश करेंगे आगे, सही। थैंक यू।